नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओबीजी के स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हूँ, आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर किए थे। आज हम पार्ट 2 में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन भी धमाकेदार होने वाला है। तो जो भी मैं पॉइंट बोलूं उनको नोट डाउन करना अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, सभी लोग ध्यान से रीड करेंगे। क्या पूछा है? इन अ न्यूबॉर्न फीमेल अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी प्रिमोडियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि एक नवजात कन्या शिशु की अंडाशय यानी ओवरी में लगभग कितने प्रिमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि कितने जो प्रिमोडियल फॉलिकल्स हैं वो एक न्यूबॉर्न फीमेल में प्रेजेंट रहेंगे। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 20 लाख। ठीक है, एक न्यूबॉर्न फीमेल में प्रिमोडियल फॉलिकल्स होंगे। ठीक है, कितने? 10 से 20 लाख यानी 1 से 2 मिलियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? By the time of puberty, the number of follicles in the ovaries decreases to approximately how many? यहाँ पे पूछा गया है कि क्या पूछा है? प्यूबर्टी तक पहुँचने पर अंडाशय में यानी ओवरी में फॉलिकल्स की संख्या लगभग कितनी रह जाती है। एक पॉइंट याद रखना आप सभी लोग कि किस एज में सबसे ज़्यादा किस एज में सबसे ज़्यादा जो फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होती हैं उसको बताऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट डाउन करना, 5 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, कितनी? 5 मंथ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कितने होते हैं नंबर ऑफ फॉलिकल। याद रखना बच्चा, सबसे ज़्यादा जो फॉलिकल होते हैं वो 5 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, 5 मंथ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कितने फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं? याद रखना 7 मिलियन। कितने? 7 मिलियन। याद रखना ए पॉइंट। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि किस एज में, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं तो याद रखना वो है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। फिर दूसरे नंबर पे होता है न्यूबॉर्न। कितने? न्यूबॉर्न में कितने होते हैं? 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन। उसके बाद होती है रिप्रोडक्टिव एज में 4 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 4 लाख होते हैं। और मोनोपोल्स में लेस देन कितने होते हैं? 1 लाख। ठीक है, मोनोपोज में कितने होते हैं? 1 लाख के समथिंग। ठीक है, तो सभी पॉइंट आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्यूबर्टी तक पहुँचने पर फॉलिकल की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, 2 से 4 लाख। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी फिर भी डाउट आपको क्रिएट होता है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉलिकल्स अप्रोक्सीमेटली ओव्यूलेट ड्यूरिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल। क्या पूछा गया है कि किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन जीवन यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ में लगभग कितने फॉलिकल ओव्यूलेट करते हैं। पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने फॉलिकल हैं वो ओव्यूलेट होंगे। तो याद रखना वो हैं 400 से 500 ही फॉलिकल बस ओव्यूलेट होंगे। ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉलिकल नंबर्स विच एज। यहाँ पे क्या पूछा है, विथ एज। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, जो स्टेटमेंट्स है, वो फॉलिकल की संख्या और उम्र से संबंधित सही है, ट्रू है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि जो फॉलिकल की संख्या और उम्र से रिलेटेड जो सही है वो है कि फॉलिकल डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विद द एज। जैसे ही एज क्या है, एज क्या है, बढ़ेगी फीमेल की, तो क्या है, जो फॉलिकल की संख्या है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलिकल्स डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विथ एज। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, महिला की फर्टिलिटी भी घटती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि फॉलिकल भी घटेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज ऑफ लाइफ आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। यहाँ पे पूछा है कि जीवन के किस चरण में ओवरी में सबसे अधिक फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ऊपर ही मैंने बताए थे कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, कितने 7 मिलियन। अब यहाँ पे 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तो ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड पे मैंने बताया था न्यूबॉर्न, कितने, 1 से 2 मिलियन। ठीक है, 1 से 2 मिलियन। फिर उसके बाद बताया था मैंने रिप्रोडक्टिव एज, कितने, 2 से 4 लाख। ठीक है, उसके बाद मोनोफोज में सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्रा यूटेराइन लाइफ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, एट बर्थ, जन्म पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। क्रिस्टल क्लियर, मज़ा आ रहा है, आ तो रहा होगा। आप सभी लोग लाइव सुने तो मैं इस सेशन को लाइव रख लूँगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है, ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय विच हार्मोन। यहाँ पे पूछा गया है ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण होता है। तो ओवुलेशन होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है। तो याद रखना बच्चा, जो ओवुलेशन है वो किस हार्मोन के कारण होता है, वो होता है एलएच हार्मोन के कारण। एलएच हार्मोन के कारण, एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LH surge usually occurs around which day of a 28-day menstrual cycle। यहाँ पे पूछा है कि LH सर्ज सामान्यतः 28 दिन की मासिक चक्र के किस दिन पर होता है। तो याद रखना, जो LH सर्ज है, ठीक है, अचानक यानी बढ़ना। ठीक है, LH सर्ज क्या होती है, अचानक LH हार्मोन का बढ़ना। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है 40 डेज। कब होता है, 14 डेज। क्या होता है कि जो, क्या होता है यहाँ पे समझिए, जो डोमिनेंट, कैसी, डोमिनेंट जो फॉलिकल होती है, ठीक है, वो फटता है। क्या होता है, रप्चर होती है। तो क्या है, ओबम रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज ओबम फैलोपियन ट्यूब में क्या है, पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और यह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की संभावना बना, ठीक है, सकती है। ठीक है, बनने का समय होता है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओवुलेशन विच लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द ओवम। यहाँ पे पूछा है कि ओवुलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर फटती है जिससे ओवम बाहर आता है। तो फटाफट से जल्दी बताओ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिग्मा। क्या, स्टिग्मा फॉलिकुलर वॉल एट वन पॉइंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टिग्मा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन रिमेन्स वाइबल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर हाउ लॉन्ग। यहाँ पे क्या पूछा है कि ओवुलेशन के बाद निकला ओवम कितने समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए जीवित रहेगा। तो याद रखना, कितने समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए जीवित रहेगा। तो याद रखना वो 12 to 24 आवर्स तक जीवित रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डन।
देखिए ओवम का लाइफ स्पैन फर्टिलाइजेशन के लिए लगभग 12 से 24 घंटे, जबकि स्पर्म 48 से 72 घंटे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, देन दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि मिटल्स मार्च यानी ओव्यूलेटरी पेन अकर्स ड्यू टू। मिटल्स मार्च ओव्यूलेशन पेन किस कारण से होता है? याद रखना वो होता है फॉलिकुलर रप्चर एंड पेरिटोनियल इरिटेशन के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ओव्यूलेशन डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना ओव्यूलेशन डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो याद रखना वो टेस्ट है BBT, बेसल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिक्रीज होगा। ठीक है, 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा बिफोर ओव्यूलेशन। और आफ्टर ओव्यूलेशन 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि क्या कि ओव्यूलेशन डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट किया जाता है, BBT। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? याद रखना ओव्यूलेशन के तुरंत बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो है कार्पस ल्यूटियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम इज रेस्पॉन्सिबल मैनली फॉर सिक्रेशन ऑफ। यहाँ पे पूछा है कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से किस हार्मोन का स्रावन करता है, तो जल्दी से बताइए। तो याद रखना जो कार्पस ल्यूटियम है वो मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। डन डना डन डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द कार्पस ल्यूटियम इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। यहाँ पे पूछा है कि यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होता। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होता? याद रखना अगर निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम क्या है, विकम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट प्रेगनेंसी इज। यहाँ पे पूछा है कि सामान्य मासिक चक्र यानी गर्भधारण ना होने पर कार्पस ल्यूटियम की आयु कितनी होती है? याद रखना वो होती है 14 डेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम कार्पस ल्यूटियम को कौन बनाए रखता है। तो याद रखना प्रेगनेंसी के टाइम कार्पस ल्यूटियम को जो HCG है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ए बनाए रखता है। डन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूटियल फेज मेनली करस्पॉन्ड्स टू विच स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पूछा है कि ल्यूटियल फेज मासिक चक्र के किन दिनों से संबंधित है। तो याद रखना जो ल्यूटियल फेज है वो मासिक चक्र के 15वें टू 28 डेज से रिलेट करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इन केस ऑफ नंबर नो फर्टिलाइजेशन इज। बिना निषेचन के कार्पस ल्यूटियम की औसत आयु कितनी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी? 14 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेगनेंसी अकर्स द कार्पस ल्यूटियम रिमेन्स एक्टिव अप टू। यहाँ पे पूछा है यदि गर्भधारण हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम कितने समय तक सक्रिय रहता है। तो जल्दी से बताइए, याद रखना अगर क्या है, प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है तो क्या होगा, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो 12 वीक, ठीक है, 12 वीक तक सक्रिय रहता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज। क्या पूछा है, प्रेगनेंसी ना होने पर कार्पस ल्यूटियम का परिणाम क्या होता है। मान लो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, किसी को, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम क्या है, डीजनरेट हो जाएगा, किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में, ठीक है, किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्पस एल्बिकेंस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन मेंटेन्स द कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग ईयरली प्रेगनेंसी। क्या पूछा है, गर्भावस्था के प्रारंभ में कार्पस ल्यूटियम को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है। तो याद रखना, जो प्रेगनेंसी के प्रारंभ में कार्पस ल्यूटियम को कौन बनाए रखता है, वो है HCG यानी ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। करेक्ट आंसर है सी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी MCQ थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सभी कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 में किए थे कुछ, और आज हमने पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। और आज के सेशन में हमने जितने रह चुके थे वो कवर कर लिए हैं। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और इसी तरह के अमेजिंग से MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर चाहे मेडिकल क्लासेस से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के इस सेशन को एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करेंगे कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी। कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, संघर्ष ज़रूर सफल होगा, और आपका सिलेक्शन है वो डेफिनेटली ज़रूर होगा। मेहनत अच्छे से करो, सब कुछ होगा, बस मेहनत करो और सब्र रखो। एक दिन आपको वो मुकाम ज़रूर मिलेगा जिसकी आप सोच रहे हैं, जो आपने सपना देखा है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।